हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा एकेडमी। कंप्लीट पॉलिटी की इस सीरीज में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एंटरिम गवर्नमेंट, इसके अलावा फर्स्ट कैबिनेट, एंटरिम गवर्नमेंट, फर्स्ट कैबिनेट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिस्कस करेंगे। ये तीनों ही टॉपिक ऐसे हैं जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको समझ में भी आ जाएगा। तो उन सारे ही क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसके थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। फिर जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इससे रिलेटेड पीवाईक्यूज का रहेगा। पीवाईक्यूज जो कि एसएससी, रेलवे या बीपीएससी जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बाकी अगर आप लोगों ने इसका पहला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन, जो ब्रिटिश एक्ट्स थे उन सब के बारे में है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर के देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको नीचे टेलीग्राम या फिर आई बटन में भी मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है और हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट को डिस्कस करेंगे। देखिए, एंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट की अगर बात करें, आप इसको सेपरेटली भी याद कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप एक बार एंटरिम गवर्नमेंट को याद करिए और फिर एक बार फर्स्ट कैबिनेट को याद करिए, बट मैंने यहाँ पर दोनों का जो टेबल है मिक्स किया है। कारण ये है कि देखिए, बहुत सारे मतलब ज्यादातर पोर्टफोलियोज जो है वो सेम ही रहा। कहने का मतलब है कि जो पोर्टफोलियो, जो मिनिस्ट्रीज रही, जो इंटरिम गवर्नमेंट में जिन मेंबर्स के पास था, वही आपका फर्स्ट कैबिनेट में भी रहा। और कुछ के चेंज हुए हैं, तो वो सारी ही चीजें मैंने यहां पर रखी है। पहले मैंने उन पोर्टफोलियोज को या उन मेंबर्स को रखा है जिन जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट में सिमिलर थे। उसके बाद हमने डिफरेंट वाले को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, यहां से आपको दोनों एक बार में याद हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अच्छा, वैसे मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो आपका बना था 2 सितंबर 1946 को। जो आपका 2 नवंबर 1946 को आपका जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट बना। और फर्स्ट कैबिनेट आपका कब बना था? ये बना था आपका 15 अगस्त 1947 को, जो है ये आपका फर्स्ट कैबिनेट बना। इसके मेंबर्स, जैसा मैंने कहा, बहुत सारे सिमिलर मेंबर्स हैं, मतलब सेम ही पोर्टफोलियो के साथ, और कुछ अलग न्यू मेंबर्स भी, न्यू मिनिस्टर्स भी थे। ठीक है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैं यहां पोर्टफोलियोज की बात करूंगा, फिर इंटरिम में कौन थे, फर्स्ट कैबिनेट में कौन थे। देखिए, प्राइम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, कॉमनवेल्थ रिलेशंस और साइंटिफिक रिसर्च, ये सारे ही जो पोर्टफोलियो थे वो जवाहरलाल नेहरू के पास थे, दोनों ही गवर्नमेंट में, यानी एंटरिम में भी और फर्स्ट कैबिनेट में भी ये जवाहरलाल नेहरू के पास थे। तो ये याद रखिएगा, जो प्राइम मिनिस्टर तो ये थे ही, इसके अलावा एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये तीनों जो है पीएम के अलावा, ये तीनों पोर्टफोलियोज जवाहरलाल नेहरू के पास थे, दोनों में ही। इसके अलावा अगला बात करते हैं, जो होम अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है। आपको पता भी होगा इनके बारे में कि पहले होम मिनिस्टर कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। तो होम मिनिस्ट्री, इसके अलावा आईबी जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, और स्टेट्स, ये तीनों ही जो है, ये तीनों ही जो पोर्टफोलियो है, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, दोनों में ही, यानी कि एंटरिम में भी और कैबिनेट में भी। तो ये याद करना आसान है। वैसे ही आप देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर की अगर बात कर ले, तो ये जो है दोनों ही में राजेंद्र प्रसाद के ही पास था, एंटरिम में, फर्स्ट कैबिनेट में। इसके बाद बात करें डिफेंस, डिफेंस किसके पास था, तो डिफेंस भी जो है, डिफेंस पोर्टफोलियो जो है, ये भी दोनों ही गवर्नमेंट में सेम ही था, यानी कि सरदार बलदेव सिंह के पास था। वैसे इसको याद रखने का आसान तरीका भी है, इनका नाम जैसे आप देखें, बल है ना, बलदेव, तो हिंदी में बल का मतलब क्या होता है, पावर के सेंस में, फोर्स के सेंस में, तो है ना, पावर, और इसलिए इनको क्या मिला था, डिफेंस दिया गया था, क्योंकि इनके पास पावर था, आप ऐसे याद कर सकते हो। तो बलदेव सिंह के पास क्या था, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, और ये दोनों में ही ये पोर्टफोलियो सेम था। ठीक है, यानी कि सेम ही मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो लेबर की बात कर लेते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर था, लेबर वाला पोर्टफोलियो, दोनों ही में जगजीवन राम के पास जो है ये था। ठीक है, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि है ना, उसने जीवन भर है ना राम की सेवा की थी, इसलिए उनको क्या है, लेबर मिनिस्ट्री मिला था। ठीक है, बस सेवा करने के लिए आप इसको अपने तरीके से याद कर सकते हैं, है ना, बाकी ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आगे बात करें तो आगे हमारी और कौन सी है, अब यहां से देखिए, यहां तक आपका जो है वो सिमिलर था, यानी कि फर्स्ट कैबिनेट और आपका जो इंटरिम था, दोनों में सेम था। अब जरा देखते हैं यहां से, अब इंडस्ट्री एंड सप्लाईज की अगर बात करें, ये पोर्टफोलियो
पहले, अधिक जब मैं पहले बोल रहा हूं इसका मतलब एंटरिम, एंटरिम पहले बनी थी, और बाद में जब मैं बोलूंगा इसका मतलब फर्स्ट कैबिनेट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो पहले ये किसके पास था? जॉन मथाई के पास था। बाद में ये किसके पास चला गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास चला गया। फिर उसी तरह फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो पहले लियाकत अली खान के पास था, ये तो बाद में पाकिस्तान जो बना उसमें चले गए, ठीक है। तो फाइनेंस पहले लियाकत अली के खान के पास था, बाद में किनको मिला? ये आर के सन्मुगम शेट्टी को या चेट्टी को मिला, ठीक है। ये ध्यान में रखेंगे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे इन्होंने, ठीक है। और इन्होंने 1947 में ही 26 नवंबर 1947 को पहला जो है इन्होंने बजट भी पेश किया था, वो भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो पहले ये आसफ अली के पास था, बाद में ये जो है वो जॉन मथाई को मिल गया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, जॉन मथाई को बाद में क्या मिला है? रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट। पहले उनके पास क्या था? इंडस्ट्री एंड सप्लाईज था। और रेलवे ट्रांसपोर्ट किसके पास था? आसफ अली के पास था। तो आप ऐसे दिमाग में फिट कर लेना सिंपल कि पहले, आप एंटरिम को ध्यान में रख लेना, दिमाग में डाल दो पहले, और फर्स्ट कैबिनेट को दिमाग में डाल लो कि बाद में। तो पहले किसके पास था और बाद में किसको मिला, आप ऐसे इजीली याद कर सकते हो। एजुकेशन पहले किसके पास था? सी राजगोपालाचारी के पास। बाद में किसके पास गया? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास, ठीक है। उसी तरह हेल्थ की अगर बात करें तो पहले गजनफर अली खान के पास था, बाद में ये राजकुमारी अमृता कौर के पास चला गया, ठीक है। और लॉ की बात करें तो लॉ वाला पोर्टफोलियो पहले जोगिंदर नाथ मंडल के पास था, और बाद में ये बी आर अंबेडकर के पास चला गया। तो ये आपका, यहां पर हमने दोनों ही कवर कर लिया, और देखिए यहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आप ध्यान में रखेंगे, जो इंटरिम गवर्नमेंट और जो फर्स्ट कैबिनेट में जो मेंबर्स थे, जो पोर्टफोलियोज था, वो आप इस तरह से याद करोगे। आप अगेन वापस मैं बता दे रहा हूं कि इंटरिम को आप पहले मान लो, है ना, फर्स्ट कैबिनेट को बाद में, इसलिए वो बाद में आया, है ना। ऐसे करके आप इजीली याद रखोगे। कुछ लोगों के सेम है जिसको मैंने पहले ही रखा है, और बाद में जिनके चेंजेस हुए हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहां पर इंटरिम गवर्नमेंट और फर्स्ट कैबिनेट को देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास क्या, जैसा मैंने ये पहले भी ऐसे डिस्कस कर लिया कि 2 सितंबर 1946 जो आपका इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो बना, ठीक है। 15 अगस्त 1947 फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिया जो है वो फॉर्म हुआ। अब वैसे आपको ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट आउट इजीली करवा सकते हो। ये A4 साइज जो आपका प्रिंटेबल साइज होता है, ये उसी साइज में बना हुआ पीडीएफ है। इसको मैंने उसी पर्पज से बनाया कि आप नोट्स बनाने की आवश्यकता ना पड़े आपको, आप इसको सिंपली प्रिंट आउट कर लेना। पीडीएफ आपको जो है नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को देखते हैं, और आज के वीडियो का जो मेजर टॉपिक है यही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बहुत सारे, है ना, क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में मैं आपको जब पीवाईक्यूज अगला वीडियो में डिस्कस होगा दिखाऊंगा, वो अलग एसएससी, रेलवे, बीपीएससी में किस तरह के, इवन यूपीएससी के भी क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किए, तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। पहले यहां पर थ्योरीज पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसका आइडिया सबसे पहले किसने रखा था। तो ये रखने वाले मेंबर थे एम.एन. रॉय ने। 1934 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया है वो रखा, फर्स्ट टाइम रखा। एम.एन. रॉय ही है जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया, है ना। भारत में इनको फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म, है ना, कहते हैं। देना कंफ्यूज नहीं करिएगा, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म जो है वो कौन था, आप लोग कमेंट बताओगे, जिस लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है वो लोग कमेंट में बताएंगे कि फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म किसको कहते हैं, है ना। वैसे ये अगर आपने कमेंट कर दिया है तो ये थे आपका लॉर्ड मिंटो, है ना। मिंटो को जो है फादर ऑफ इंडियन कम्युनलिज्म कहा जाता है, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे फादर ऑफ इंडियन कम्युनिज्म कहा जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी, ये थे एम.एन. रॉय। अब आप लोग कमेंट में क्या बता सकते हैं कि इन्होंने ये पार्टी कब और कहां बनाई थी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा, अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया तो एम.एन. रॉय ने रख दिया, लेकिन कांग्रेस ने इसकी जो ऑफिशियल डिमांड है वो सबसे पहले कब की। देखिए तो कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिमांड पहली बार रेज किया था वो कांग्रेस के ही, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लखनऊ सेशन था उसमें किया था 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने।
तो याद रहेगा 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लखनऊ सेशन में, कांग्रेस के लखनऊ सेशन में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑफिशियल डिमांड की। इसके बाद पंडित नेहरू ने ही 1938 में 1938 में जो है कांग्रेस के बिहाफ पर जो है उन्होंने ये डिक्लेयर किया, क्या डिक्लेयर किया कि देयर शुड बी क्या है कि या देयर मस्ट बी है ना अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया, कि फ्री इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट फ्रेम किया जाए, है ना, और विदाउट इंटरफेरेंस किया जाए, कि ना किसी बाहरी आउटसाइड इंटरफेरेंस के किया जाए, और किसके थ्रू, तो बाय अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किया जाए। तो ये सारी बातें जो है 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने रेज की। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। अब आते हैं 1940। 1940 में क्या आता है, आपने पढ़ा होगा, जिन लोग देखिए जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी इसको, आप यहां से आराम से रिवाइज करिए, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों के फर्स्ट टाइम है वो ध्यान से देखिए, वो हर एक चीज को देखिए, फिर आप नोट्स को आप चाहे तो प्रिंट आउट करके या इवन मोबाइल के अंदर भी आप इसको जरूर जाकर के रिवाइज करिएगा। 1940 में अगस्त ऑफर आता है। ठीक है, कौन लेकर के आते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो लेकर के आते हैं। तो लिनलिथगो जो है वो लेकर के आते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आईएनसी इसको रिजेक्ट कर देती है। और इसके बाद ही जो है एक मूवमेंट शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल, ठीक है, सत्याग्रह, है ना, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है यहीं से शुरू होता है। ठीक है, अगस्त ऑफर आया, उसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह की शुरुआत की। आप इसको हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे कि पहले कौन थे। इसमें 3 जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह में 3 लोगों का नाम बहुत फेमस है, पूछा जाता है एग्जाम में, बट वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। आगे बढ़ते हैं 1942। फिर आया क्रिप्स मिशन, है ना, हमने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात की है पूरा। क्रिप्स मिशन क्या किया, तो इसने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमिंग को लेकर के प्रपोजल डाला। तो प्रपोजल ऑन फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन का प्रपोजल लेकर के आया क्रिप्स मिशन। वैसे तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि क्रिप्स मिशन का जो पर्पस था वो इंडियंस का सपोर्ट गेन करना था। ठीक है, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके लिए। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्रिप्स मिशन को मेनली इसी के लिए भेजा था कि वो कांग्रेस को कन्विंस करे। ठीक है, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें ब्रिटिश आर्मी को इंडियन सपोर्ट करे। ठीक है, खैर हुआ क्या, और इसमें साथ में इंडिया को डोमिनियन स्टेट देने का भी दावा किया गया, प्रॉमिस किया गया। ठीक है, बट कांग्रेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अब कांग्रेस की मांग डोमिनियन स्टेट की नहीं बल्कि कंप्लीट फ्रीडम की थी, आजादी की मांग थी। और आपको पता है इसी के बाद जो है आपका, है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू होता है। क्या शुरू होता है, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट 1946 में 8 अगस्त 46 मुझे निकल गया, 42 है ना, तो 1942 से ये शुरू होता है। ठीक है, तो ये हम समझ रहे हैं। अब इसके बाद फाइनली जो आता है एक और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान। अब ये कैबिनेट मिशन प्लान ही है जिसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फ्रेमवर्क को दिया। ठीक है, और यही से इसी के प्रपोजल्स पर, या कहिए कि इसी ने जो आइडियाज दिए, है ना, इसी पर हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान को जो है कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने कुछ टाइमलाइंस पढ़े, अभी हमें आगे और भी पढ़ने हैं। ठीक है, इस वीडियो में अभी हम लोग और डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन और इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर बात करें, इसमें जो टोटल सीट्स थे, ठीक है, एज पर, अब देखिए ये एज पर कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, तो टोटल 389 सीट्स था। ठीक है, इसमें भी 2 पार्ट्स थे, है ना, 93 मेंबर्स जो होगा इसमें से, ठीक है, वो नॉमिनेटेड होगा, कहां से, प्रिंसली स्टेट से इसको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, और 296 जो मेंबर्स होंगे वो इनडायरेक्टली इनका इलेक्शन होगा, ये इलेक्टेड होंगे। ठीक है, और ये कौन से होंगे, तो ये ब्रिटिश इंडिया से हो गए। प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर होंगे, वो नॉमिनेटेड होंगे। ब्रिटिश इंडिया से 296 होंगे, इलेक्टेड होंगे। इसको भी 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, जिसमें 292 मेंबर्स जो है वो गवर्नर के प्रोविंस से होगा, और 4 मेंबर जो है चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस से
होंगे, ठीक है। अब ये सब सारे देखिए, ये सारे ही ना फैक्चुअल डेटाज हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको याद कर लेना है, ये आपको रट लेना है एक लाइन में, और कुछ नहीं, ये आपको बस रट लेना है, ये ध्यान में रहेगा। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो इसका इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब हम लोग जरा इलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन फाइनली हुआ जुलाई और अगस्त 1946 के बीच में जो है इसका इलेक्शन हुआ। रिजल्ट्स क्या हुआ, ऑब्वियसली इलेक्शन जो है आपको पता होगा 296 जस्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया उसके लिए हुआ था। इसमें से 208 सीट्स कांग्रेस को मिला, कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, है ना। और उसके बाद मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिला, इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स थे उसको 15 मेंबर्स थे वो, ठीक है, 15 सीट्स था, ठीक है। अब देखिए आपको पता भी होगा कि इसके बाद जो मुस्लिम लीग है वो शुरू से ही जो है वो अलग कंट्री की डिमांड कर रही थी, है ना। पाकिस्तान की डिमांड इस समय तक बहुत ज्यादा अपने क्लाइमेक्स पे थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बाइकॉट किया, ठीक है, बाइकॉट किया। और अब जो है, और इसके मेंबर्स ऑब्वियसली पाकिस्तान अलग हो गया, इसके मेंबर्स डिक्रीज हो गए, और कितने मेंबर बने, तो जब पाकिस्तान अलग हो गया, सेपरेट हो गया, यानी मुस्लिम लीग हट गया, तो अब जो सीट रिमेन रहा, ठीक है, 389 में अब 299, यानी कि ये 299 मेंबर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, ठीक है। इसमें ये भी कई बार पूछ लिया है कि विमेन मेंबर्स कितनी थी, 15, ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ विमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी, तो 15 मेंबर्स थी, ठीक है, एकदम जरूरी पॉइंट है यार, ठीक है। अच्छा, क्या आप लोग कमेंट में ये बता सकते हो कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स थे? वैसे तो टोटल 15 मैंने बता दिया, इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीमेल मेंबर्स थे? एक का तो मैंने ऑलरेडी ऊपर नाम बता दिया है, ठीक है, जिनको बाद में हेल्थ मिनिस्ट्री मिली थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी वॉज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जरूर याद रखिएगा, जो लोग नए हैं उनको हो सकता है ये कंफ्यूजन हो कि गांधी जी इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो वो तो जरूर होंगे भाई। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, है ना। अब क्लियर हो गया, तो हमने इलेक्शंस भी देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मीटिंग एंड ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जरा देखते हैं कि यहां पर हम लोग अगेन फिर से टाइमलाइन को देखेंगे, क्या क्या मीटिंग्स हुई, क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए, कब क्या अडॉप्ट किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने ही सारे क्वेश्चंस एग्जाम बनेंगे। अब इसमें डेट से भी क्वेश्चन बनता है, जो आपका उसके अलावा जो कंटेंट है, टॉपिक है, उससे भी बनता है। शुरू होता है कहानी, देखिए अगर मैं ये बात करूं कि कब बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्म हुआ, तो ये फॉर्म हो गया था 6 दिसंबर को, ठीक है, 6 दिसंबर 1946 को ये फॉर्म हो गया, ये इसके फॉर्मेशन का डेट है, ठीक है, ये आपका फॉर्म हो गया था, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई वहां शुरू होती है, वो शुरू होती है 9 दिसंबर 1946 से। तो फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ, है ना, मुस्लिम लीग ने इसको बाइकॉट किया था, ठीक है। अब यहां पर क्या हो, चूंकि ये फर्स्ट मीटिंग थी, तो एक टेम्पररी चेयरमैन या प्रेसिडेंट आप बोल सकते हैं वो बनाया गया, वो बने सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, ये ध्यान में रखेंगे, है ना। ये क्या थे, तो ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते, तो ये टेम्पररी मेंबर जो है 9 दिसंबर को इलेक्ट किए गए। फिर आता है 11 दिसंबर 1946, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हुई। सबसे पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इनका प्रेसिडेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट जो है ना, यानी कि परमानेंट मेंबर जो है, एक परमानेंट चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया गया, चुन लिया गया, इलेक्ट कर लिया गया। इसके अलावा 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बने, ठीक है, और इनका भी नाम ये इंपॉर्टेंट है, ये कौन है हमारे, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णामाचारी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला टाइमलाइन देखते हैं। अब टाइम आता है 13 दिसंबर 1946। यहां क्या हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और किसने किया, पंडित नेहरू ने, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है यही बाद में जाकर के प्रीएम्बल का फॉर्म लेता है, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान में रखिएगा। आगे अगला जो है 22 जनवरी 1947, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए प्रपोजल लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया 13 दिसंबर 1946 को, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके अंदर कमिटीज बनाई गई,
टोटल कितने बने थे? तो टोटल जो आपका कमिटीज है 22 कमिटी था, जिसमें से 8 मेजर था और 14 माइनर कमिटीज थी। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे क्या हुआ? तो अब देखिए 22 ऑफ जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग को जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ये भी डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया गया। अब आप मुझे कमेंट में ये बताओगे कि नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया था, है ना? किसने आपको जो है इसको डिजाइन किया था, है ना? इसको डिजाइन किया था, ये आप लोग बताओगे कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या है। तो हमारा अगला पॉइंट है 15 अगस्त 1947 आ जाता है। क्या होता है पता ही है, पावर का ट्रांसफर होता है, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट होती है। इंडिया एंड पाकिस्तान दो, है ना, जो है डोमिनियंस या फिर कहिए कि दो कंट्रीज जो है वो क्रिएट की जाती हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा 15 अगस्त 1947, ये तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। यहां से हमने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना शुरू किया। ठीक है, ये सब बातें बहुत बेसिक, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आते हैं 29 अगस्त 1947, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों? क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सेटअप हुई। अभी हम लोग ड्राफ्टिंग कमेटी को आगे देखेंगे कि इसके चेयरमैन कौन थे, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम लोग देखेंगे। कमिटीज वाला जो है वो हम लोग लास्ट में कमिटीज को ही पढ़ेंगे। फिर आता है 26 नवंबर 1949 का दिन। क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट या इनेक्ट। अब देखिए इस वर्ड में कंफ्यूज नहीं करना, पहले कई बार मैं कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, और कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनको लगता है कि इनेक्ट का मतलब हो गया जो फोर्स में लाएगा, नहीं, अडॉप्ट और इनेक्ट होने का सेम ही सेंस है। तो 1949 में 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट या इनेक्ट किया गया, और आपको पता है कि यही 26 नवंबर जो है अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका अनाउंसमेंट 2015 में हुआ था, 2015 में अनाउंस किया गया कि 26 नवंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट डे के रूप में कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको वैसे शायद पता हो, अगर नहीं पता है जान लीजिए कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था, लेकिन इसको 26 जनवरी 1950 को क्यों अडॉप्ट मतलब ये फोर्स में लाया गया? आखिर एक महीने मतलब ये 2 महीने बाद ऐसा क्यों किया गया? उसका जो बेसिक रीजन है ना, ये थोड़ा आप हिस्ट्री जब पढ़िएगा तो हुआ क्या था कि 26 जैन ना 1930 पहली बार क्या किया था, जो फ्लैग कांग्रेस ने फ्लैग होइस्ट किया था, झंडा फहराया था। ठीक है, और वो लोग इस दिन जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे पहले सेलिब्रेट करते थे। लेकिन ऑब्वियसली जब हमारा कंट्री 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तो इंडिपेंडेंस डे तो अब वो हो गया 15 अगस्त हो गया। तो अब चूंकि ये डे, ये जो 26 जनवरी से हम लोग इतना दिन से इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे थे, अब चूंकि इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रहा है, तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि बाद में 26 जनवरी को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट तो सर 26 नवंबर को ही कर लिया था, 26 जनवरी को इसको फोर्स में लाया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 24 जनवरी 1950 1950 ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई सारी चीजें इस दिन हुई। सबसे पहले तो ये लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये आखिरी मीटिंग था, है ना, सिटिंग था। यहां क्या क्या हुआ? एक तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया गया, जो जन गण मन है, हमें पता भी होगा। नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया गया, जो कि हमारा वंदे मातरम है। अब जरा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये जन गण मन यानी कि हमारा नेशनल एंथम और ये नेशनल सॉन्ग जो है वो किसने लिखा है, आप लोग कमेंट में बताओ। ठीक है, बाकी 284 मेंबर्स जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन साइन किया। इसमें 15 फीमेल्स भी थी साइन करने वाली। ठीक है, ये 15 मेंबर्स आपको पता ही है पहले से। ठीक है, बाकी राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्ट किया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा है 25 जनवरी 1950। ठीक है, इस दिन क्या हुआ? तो यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया। ठीक है, और ये जो डे है आपको पता है कि 25 जनवरी जो है वो नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि इस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़े, अगला है हमारा 26 जनवरी 1950। सबको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो फोर्स में, क्यों? क्योंकि ये हम लोग 1 to क्लास से ही पढ़ते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब से फोर्स में आया, कब से हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो ये बातें आपको पता होंगी। ठीक है,
चलिए, अच्छा मैं चूंकि ये बार बार कहता हूं कि ये बातें शायद आपको पता होंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी इसको पढ़ रखा है। अगर आप नए हैं तो कोई बात नहीं, आप चीजों को याद कर दे, मैं एक भी पॉइंट छोड़ तो नहीं रहा हूं। और ये जो वीडियो है इस टॉपिक पे ये इनफ है, इससे ज्यादा कंटेंट की आपको आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप, जो मैंने कहा कि अगर आप एसएससी, रेलवे, है ना, बिहार के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी सबकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वेल इनफ कंटेंट है आपका इस टॉपिक पे, ठीक है। बाकी हम लोग जब पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे तो वो जरूर आप, वो क्लास जरूर आप देखिएगा क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर आता है 28 जनवरी 1950। ये डेट मैंने इसलिए, ये से तो कॉन्स्टिट्यूशन का काम यहीं तक हो गया था। ये डेट चूंकि ये कंटिन्यूसली ये आ रहा था तो इसलिए मैंने ये डेट लिया। इसमें क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का जो है पहला सिटिंग हुआ था, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट, पहला सुप्रीम कोर्ट कब बना था। आप लोग जरूर, अगर आप जिन जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा है, आप लोग ये बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेब्लिशमेंट है वो कब और कहां पर हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमारा क्या है, जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उन फैक्ट्स को हम लोग जरूर देख लेंगे, ठीक है। ये सारे ही फैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड है। क्या क्या फैक्ट है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल है वो क्या था, तो इसका सिंबल था एलिफेंट, ये याद रखिएगा, क्या था, एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, ये थे बीएन राव, ठीक है, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। सेक्रेटरी कौन थे, तो ये आयंगर थे, HVR आयंगर, इनका भी नाम याद रखिएगा। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, तो SN मुखर्जी थे, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश में इसकी कैलीग्राफी, किसने इसको लिखा था, हाथ से लिखा था, ठीक है, आपको पता होगा। तो इंग्लिश कैलीग्राफर जो है वो थे प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है। और हिंदी वर्जन जो इसका कैलीग्राफी की थी वो वसंत कृष्ण वैद्य ने, इन सबका नाम पूछा हुआ है, ठीक है। तो प्रेम बिहारी रायजादा ने इसकी इंग्लिश कैलीग्राफी की और वसंत कृष्ण वैद्य ने इसकी हिंदी वर्जन में इसकी कैलीग्राफी की। अच्छा, इसको डेकोरेट करने का और ब्यूटिफाई करने का, जो आप देखते, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखेंगे, आप देखेंगे उसमें बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारी चीजें की गई हैं, ठीक है। तो उसको ब्यूटीफाई और डेकोरेट करने का काम दो लोगों का था, नंदलाल बोस और बीआर सिन्हा का था, ठीक है। तो आप ये दोनों ही चीजें, ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या है, देखिए इसके अलावा टोटल कितने सेशंस हुए, तो टोटल 11, देखो टोटल सेशन की बात करें तो 11 सेशन था जो 165 दिन तक, 165 डेज तक चला। टोटल टाइम आपको पता ही है, 2 years 11 months 18 days, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कितना लगा था, 64 lakhs लगा था, ठीक है। और ओरिजिनली अगर बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रियम्बल, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, तो प्रियम्बल था, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स था और 8 शेड्यूल्स थे इसके अंदर, ठीक है। ये याद रखेंगे, जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 पार्ट्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कितने शेड्यूल्स हैं, क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि अभी कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल्स आर देयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा जैसा हमने अभी पीछे हमने पढ़ा था कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट या इनेक्ट कर लिया गया था, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्स में आया ये 26 जनवरी को आया। तो लेकिन कुछ इसके जो प्रोविजन थे ना, एक्चुअली ये 26 नवंबर से ही, है ना, वो जो है ये सारे प्रोविजंस जो हैं वो फोर्स में थे। जैसे सिटीजनशिप को लेकर के जो भी मतलब जो भी लॉज हैं या फिर जो भी प्रोविजंस हैं वो 26 नवंबर से ही क्या था, फोर्स में था, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड, प्रोविंशियल पार्लियामेंट से रिलेटेड, टेम्पररी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे वो सारे ही क्या हुए, केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर 1949, ये याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब जो है हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा कमिटीज। जो इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं हम उसको यहां पर देखेंगे, ठीक है। और यहां से भी क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब कमिटीज के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है 22 कमिटीज को अपॉइंट किया था, जिसमें से 8 मेजर की बात करें तो 8 कमिटीज थी। कौन कौन सी थी, मेजर सारे ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए मेजर कमिटीज की बात करें तो
देखिए तीन तो जवाहरलाल नेहरू के ही पास था, ठीक है। कौन कौन सा? यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, ठीक है। ये तीनों ही जो है यूनियन से रिलेटेड जो है, जो भी कमिटीज होगी वो ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू की, वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो यूनियन से रिलेटेड जो भी कमिटीज हैं वो उनके पास, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके अलावा जो स्टेट्स कमेटी है वो भी जवाहरलाल नेहरू के ही पास था। फिर बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास कौन कौन सी कमेटी थी? इनके पास जो मेजर में था, मेजर में एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी थी। याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसाद के पास रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी थी, ठीक है। फिर जो तीसरे इंपॉर्टेंट मेंबर है वो है सरदार पटेल, है ना, आपको पता भी है इनके बारे में। इनके है ना, इनके पास कौन कौन सी कमेटी थी? एक तो था प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए वहां यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू के पास था, लेकिन जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है वो सरदार पटेल के पास था। इसके अलावा इनके पास एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा आपके माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया, इन सबसे रिलेटेड कमिटीज जो है वो आपका सरदार पटेल के पास था। सरदार पटेल के पास कौन सा था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया से रिलेटेड, ठीक है। तो यहां पर देखें आप कितना हो गया आपका, 3 2 5 2 7, 7 इंपॉर्टेंट कमिटीज। जो 8वां इंपॉर्टेंट कमिटी था उसका नाम क्या है? तो वो आपने सुना ही होगा इसके बारे में शायद, वो है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर बात करें तो इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर, और ये सारे ही मेंबर्स के नाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके चेयरमैन थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये तो जरूर याद रखिएगा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन। अच्छा, पीछे मैंने अभी बताया था कि आपको ड्राफ्टिंग कमेटी कौन से डेट में बनी थी, क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हो कौन से डेट में बनी थी? आगे देखते हैं हमारा जो दूसरे मेंबर थे, है ना, उस ये थे एन गोपालस्वामी आयंगर, ठीक है। तो एन गोपालस्वामी आयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, है ना, के मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, और इसके अलावा अगर बात करें, ठीक है, तो इसके अलावा देखिए पहले तो बीएल मित्तर और डीपी खेतान थे, इनको रिप्लेस करके एन माधव राव और टीटी कृष्णामाचारी ये लोग आए, ठीक है। तो ये टोटल जो है आप देख रहे हैं 7 मेंबर्स जो है आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर था, ठीक है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कहीं आपको कोई कंफ्यूजन है, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको जहां भी आपको एरर लगा हो या कोई प्रॉब्लम लगा हो, आप क्वेश्चन जरूर करिए, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा ये मेजर कमिटीज थी, अब जरा माइनर कमिटीज की भी बात कर लेते हैं। देखिए माइनर कमिटीज कितने थे? ऑब्वियसली 14 माइनर कमिटीज थे। तो क्या 14 भी याद रखने होंगे? नहीं, इसमें कुछ नहीं याद रखने होते, बाकी तो ऐसे आपको ध्यान में रखना होगा, बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ जो आपको ध्यान में रखना है कि पूछ सकता है एग्जाम में, जो अगर नहीं भी पूछा है तो। अब ये तो हर कई बार पूछा हुआ है, कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये जीवी मावलंकर के बारे में है, ठीक है। मतलब ये कमिटी जीवी मावलंकर के पास था। अब याद करिए जीवी मावलंकर कौन है, तो इनके बारे में हमने पढ़ा होगा शायद, अगर पढ़ा हो, और नहीं पढ़ा है तो ये कौन थे? ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे। ये कौन थे? फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब आप लोग कमेंट में बताओगे कि प्रेजेंट लोकसभा के स्पीकर कौन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, के एम मुंशी जी के पास था। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया के पास था। और उसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास 2 कमिटीज थी जो माइनर में है, एक तो एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग और एक फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये दोनों ही राजेंद्र प्रसाद के पास थी। याद रखेंगे, देखिए हमने अभी जस्ट मेजर कमेटी पढ़ा, वहां पर भी 2 कमेटी थी, है ना, एक तो आपका रूल्स एंड प्रोसीजर वाला था और एक एडहॉक कमेटी था। और यहां पर क्या, कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग और आपका फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये दोनों राजेंद्र प्रसाद के पास हैं। इसके अलावा बात करें तो क्रेडेंशियल कमेटी है जो कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के पास है, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी रहे थे। फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जो कि जेबी कृपलानी के बारे में, क्या आप जेबी कृपलानी के बारे में कुछ जानते हैं? आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी जेबी कृपलानी थे। उसके अलावा प्रोविंशियल लिंग्विस्टिक कमेटी की अगर बात करें तो ये एस के धर के पास था। जो लिंग्विस्टिक कमेटी आप ऐसे याद रख सकते हैं, वो एस के धर के पास था, ठीक है। और फिर इसके अलावा जो कमेटी है, 2 कमेटी और है, और कौन सा है? स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन।
क्या है, स्पेशल कमिटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू जी के पास था, ठीक है। और इसके अलावा माइनॉरिटी सब कमिटी जो कि एचसी मुखर्जी के पास था। देखिए ये सारे ही जो है इसको आप जरूर पढ़ लीजिए। देखिए 3-4 और कमिटीज थी इसमें, जो इसमें आई थिंक 10 कमिटीज मैंने मेंशन किए माइनर में, है ना। 3-4 और रह गए होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, उसके आने के चांसेस नहीं है। हाँ बट इन 10 में से आपको जरूर आ सकता है। कुछ तो आया हुआ है, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कमिटी ऑन द फंक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी आ गया आपका, एडहॉक कमिटी नेशनल फ्लैग पूछा है, ये आपका फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी पूछा हुआ है, क्रेडेंशियल कमिटी पूछा हुआ है, ये सब अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाकी ये वीडियो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है यहां पर, ठीक है। हमने यहां पर याद देखिए क्या क्या हमने पढ़ा। हमने एंटरिम गवर्नमेंट को पढ़ा, हमने फर्स्ट कैबिनेट को पढ़ा, और हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पूरे जो है जितने भी पॉइंट्स है सबको कंप्लीट कर लिया है। इससे बाहर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करिए जो जो सवाल मैंने पूछे हैं और आपको जो भी लग रहा है, एंड शेयर जरूर करिएगा वीडियो को। आपको पता है कि ये चैनल नया है, ठीक है, और हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं, एक पूरी टीम बना करके हम लोग कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हैं, है ना। बहुत जल्दी इस चैनल पर जो है आपका इंग्लिश के भी क्लासेस शुरू होंगे, ठीक है। जो आपका एसएससी और बैंक्स में जो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश के भी क्लासेस शुरू होंगे, है ना। अच्छा, जो लोग हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है, मैं उनके लिए बहुत जल्दी हिंदी माध्यम में भी, ठीक है, हिंदी मीडियम में भी जो है कंटेंट लेकर के आऊंगा, वो कंप्लीट हिंदी में। एक्चुअली देखिए बाइलिंगुअल लाने में इशू बस एक ये होता है क्या, कि वो अगेन कहीं ना कहीं वो इंग्लिश पर ज्यादा फोर्स रह जाता है और हिंदी पर कम रह जाता है, ठीक है। तो बाइलिंगुअल्स की जगह हम लोग जो हिंदी से के लिए अलग से वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। बाकी और कौन से एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस आप लोग चाहते हैं, आप कमेंट में जरूर बताइए, शेयर करिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको यही नाम है, ज्ञान सूत्रा एकेडमी नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी आप लोग जो है लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा, हिस्ट्री का भी सीरीज चल रहा है, उसको भी आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।